प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के भेद और नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के भेद मैं बता चुका हूं। दोनों आधार पर बता दिया हूं, यानी अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। इन चारों की चर्चा मैंने भली भांति एक चार्ट बना करके समझा दिया है। ट्रिक के माध्यम से आप उसे याद भी रख पाएंगे। आगे हम चलते हैं। आज उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों के जो भेद हैं उसकी चर्चा आज मैं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। उच्चारण के आधार पर वर्णों का भेद मैं बता चुका हूं। ये क्या बता रहा हूं, उच्चारण स्थान के आधार पर कि जितने स्थान हैं उच्चारण के, उस आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आज चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद को जानते हैं। अगर हम उच्चारण स्थान जब बोलेंगे तो इसका मतलब उच्चारण स्थान को पहले हम जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जब भी इस बात को समझिए, समझना बहुत जरूरी होता है। जब भी किसी भी वर्ण का उच्चारण हम करने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर से एक वायु, जिसे हम प्राण वायु बोलते हैं और सरल शब्दों में हम श्वास की संज्ञा देते हैं, प्राण वायु अंदर से बाहर की ओर निकलती है। अच्छा बताइए मित्रों, जब अंदर से हमारे बाहर प्राण वायु निकलेगी तो उसे सबसे पहले कौन सा उच्चारण स्थान मिलेगा? उसे कंठ मिलेगा। यानी ये कंठ, ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने कंठ शब्द लिखा है, कंठ नहीं लिखा है बल्कि कंठ लिखा है। क्यों? क्योंकि ये कंठ वर्ण हैं। ये जो क ख ग घ अंग हैं ये आपके कंठ वर्ण हैं, जबकि उच्चारण का जो स्थान है उसका नाम है कंठ, न कि कंठ। ये भी गलती मत करिएगा। कई लोग अगर हम कंठ बोल रहे हैं कह देंगे सर जी गलत बोल रहे हैं, कंठ होता है। कंठ तो उच्चारण के जो वो क ख ग घ अंग हैं वो हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। ये स्थान क्या है, ये देश का नाम क्या है? भारत। तो भारत एक स्थान है ना। मैंने एक जगह और इसका एग्जाम्पल दिया है, भारत स्थान है। तो मैं स्थान का नाम पूछूंगा तो आप भारत बताएंगे, लेकिन भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। उसी प्रकार जो कंठ है, ये कंठ, ये उच्चारण स्थान है तो कंठ है। कंठ उच्चारण स्थान, ध्यान से देखिए, केवल हम कंठ कहेंगे, लेकिन इससे निकलने वाले जो उच्चारण हैं वो कंठ कहे जाएंगे, कंठ वर्ण। ध्यान से, इसमें तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। जैसे तालव्य, तो ये तालु है, उच्चारण स्थान का नाम तालु है, तो उस वहां से निकलने वाला वर्ण क्या कहा जाएगा? तालव्य वर्ण। समझ में आया होगा। चलिए हम बारी बारी से चलते हैं। जब मैं चर्चा कर रहा था कि जब अंदर से वायु निकलती है तो सबसे पहले कहाँ टकराती है? कंठ से। इसलिए यहाँ से जो वर्ण निकला वह कंठ वर्ण कहलाया। क्या कहलाया? कंठ वर्ण कहलाया। ध्यान से देखिए, कंठ वर्ण। इसके बाद अच्छा, कंठ वर्ण इधर आप याद कैसे रखेंगे? ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं वर्गीय व्यंजन का पहले, सबसे पहले। अच्छा बताइए, वर्गीय व्यंजन में जो सबसे पहले रखा गया है उसमें क्या रखा है? यानी पूरे व्यंजन की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यंजन में क वर्ग को रखा गया है। क्यों नहीं च वर्ग को रखा गया है? इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। ध्यान से देखिए, क वर्ग को इसलिए रखा गया है कि सबसे पहले जो निकला था वो कंठ से निकला था, कंठ वर्ण निकला था, और कंठ वर्ण क्या था? क ख ग घ अंग। इसलिए व्यंजन में सबसे पहले क वर्ग की चर्चा होती है। तो हम इससे चलते हैं। सबसे पहले क्या है? कंठ है, और कंठ से उधर सबसे पहले क्या है? क वर्ग है। यानी कि पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंग, 5 वर्ण, वो सबके सब कंठ वर्ण हैं। क वर्ग, क ख ग घ अंग।
ध्यान से देखिए, अभी हम यहीं तक जो मोटा वाला लाइन है यहीं तक जानते हैं, फिर बाद में इसकी चर्चा करते हैं। बारी बारी से करेंगे, आपको याद रहेगा, समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिएगा, क वर्ग क ख ग घ अंग, यहाँ से कंठ वर्ण, यानी सबसे पहले कंठ से टकराया, बस इतनी बात याद रखिए, तो क वर्ग निकला। वाय उससे ऊपर आगे बढ़ा तो तालु से टकरा गया। अच्छा, तालु क्या है? आप चरण स्थान, कंठ तो बताना ही नहीं, सभी जानते हैं कि कंठ है, लेकिन तालु, तालु के रूप में लोग, जो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तालु क्या है? ध्यान से देखिए, हमारा दांत है, दांत तो आप समझ रहे होंगे, उसमें किसी को नहीं बताना है। दांत के ऊपर जो मसूड़ा है, मसूड़ा, उसी को मूर्धा बोलते हैं। जो खुरदुरा वाला भाग है उसको मूर्धा बोलते हैं, मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण, वो मूर्धा स्थान का नाम है, वर्ण मूर्धन्य कहे जाएंगे। उसके ऊपर, ऊपर वाला मूर्धा देखिए, उसके ऊपर जो चिकना सा भाग है ऐसे मुड़ा हुआ है, वही तालु है, वही तालु है। वहां से निकलने वाला वर्ण तालव्य कहलाता है। तो आप ही बताइए, कंठ के बाद वायु कहाँ से टकराएगा, किसकी बारी आएगी क्रम से? तो तालु आएगा, इसलिए वहां से जो वर्ण निकलेगा वह तालव्य वर्ण कहलाएगा। तालव्य वर्ण। अब बताइए, व्यंजन में क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग है? च वर्ग है, आप तुरंत बताएंगे। और जब च वर्ग है तो यानी तालव्य वर्ण क्या है? च वर्ग, यानी पूरा का पूरा च वर्ग, यानी 5 वर्ण, च छ ज झ ञ। आगे की बात हम अभी करेंगे, पहले वर्गीय व्यंजन को देख लेते हैं। अच्छा चलिए, वायु तालु से ऊपर बढ़ा, जब तालु से आगे आया तब उससे वह किससे टकराया? मूर्धा से टकराया। जब मूर्धा से टकराया तो मूर्धन्य वर्ण निकला। अब मूर्धन्य वर्ण निकला, ध्यान से देखिए, तो आप मुझे बताइए, उधर व्यंजन में याद करिए, अपना दृष्टि माइंड ले जाइए, च वर्ग के बाद कौन सा वर्ग है? ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ अण, ये पांचों के पांचों वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाए जाएंगे। ट ठ ड ढ अण, हम यहीं तक देखते हैं, इसको अभी अब बाद में समझा जिससे आपको याद रहे। अब चलिए, जब मूर्धा से आगे वायु बढ़ा तो कहाँ किससे टकराया? दांत से टकराएगा, ध्यान से देखिए। और जब दांत का क्रम आएगा ना, दांत से टकराएगा तो दंत वर्ण कहलाया जाएगा। जो उससे वर्ण निकलेगा वो दंत वर्ण हो जाएगा। और दंत वर्ण कौन सा होगा? त वर्ग पूरा का पूरा। वहां देखिए, त वर्ग के बाद त वर्ग आता है, तो त वर्ग में क्या है? त थ द ध न। अब वायु उससे आगे बढ़ा, जब उससे आगे बढ़ा तो दांत के बाद क्या मिलेगा? मुझे बता दीजिए, दिखाई दे रहा है क्या? ऊंट, यानी ओष्ठ्य वर्ण, यानी जो ओष्ठ से टकराएगा वो ओष्ठ्य वर्ण कहलाएगा। तो वहां पे ध्यान से देखिए, ओष्ठ्य वर्ण यानी प वर्ग होगा, अंत में वहां पे प वर्ग है, तो इधर प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य वर्ण आपका हुआ। अब देखिए लास्ट में, अब आप देखिए, यानी ये सबके सब, जैसे हम पांचवा वर्ण देखते हैं, तो ओष्ठ तक तो आप समझ गए, अंग इ अण न म, इसको कैसे याद रखें? ये जो पांचवा वर्ण है अंतिम में जानते हैं, जैसे किसी दरवाजा से जाइए तो अंतिम में कोई जब जाने लगता है तो पीछे वाला आदमी वो टकरा के गिर जाता है। तो ध्यान से देखिए, यानी ये जो अंतिम वर्ण है पांच के पांचों, वो जाते जाते लास्ट में नाक से भी टकरा जाते हैं। किससे टकरा जाते हैं? नाक से भी टकरा जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण भी कहा जाएगा। ये नासिक के वर्ण भी कहलाते हैं। कौन? नासिक के वर्ण, ये पांचों के पांचों, अंग इ अण न म। अब आप कहेंगे कि क्या अंग कंठ वर्ण नहीं है? है, अंग कंठ वर्ण भी है और नासिक के वर्ण भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर हम जल्दी से रिवीजन करवाते हैं और आपको इसके आधार पे बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, यानी उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कुल 6 होते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, मुख्य रूप से इस उच्चारण स्थानों की संख्या 6 हुई, जिसमें एक देखिए बाहर की तरफ है नाक और 5 मुंह में है। तो 5 वो कौन कौन से हैं और एक नासिका है, 6 हुआ। तो क्रम से जो हमने यही कहा ना कि जब हम कोई भी वर्ण बोलने का प्रयास करते हैं तो अंदर से वायु निकलती है, सबसे पहले कंठ से टकराएगी तो कंठ वर्ण, और उधर व्यंजन में चलेंगे तो क वर्ग, इसलिए पूरा का पूरा क वर्ग कंठ वर्ण। इसके ऊपर चलेंगे, कंठ वर्ण के ठीक बाद आएगा तालु, तालु से टकराएगा तो तालव्य वर्ण कहा जाएगा। और तालव्य वर्ण, और उधर दूसरे स्थान पे बताइए, दूसरे पर कौन सा स्थान है? च वर्ग, च छ ज झ ञ।
अच्छा, इसके ऊपर जब वायु चलेगी तो बताइए क्या आएगा? तालु के बाद मूर्धा का क्रम आता है, तो मूर्धा से जो वायु टकराएगी और कोई वर्ण निकलेगा तो मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। तो मूर्धन्य वर्ण क्या कहलाएगा? तीसरे स्थान पे है मूर्धा क्रम से, और उसमें तीसरे स्थान पे वर्गीय व्यंजन में क्या है आप बताइए? ट वर्ग। इसलिए ट ठ ड ढ अण। फिर आगे हम चलते हैं, इधर क्रम से देखें तो मूर्धा के बाद क्या आ जाता है? दांत, और दांत से जो टकराएगा वो दंत वर्ण कहलाएगा। मुझे बताइए उधर से चौथे स्थान पे आपका दांत है, तो आपके वर्गीय व्यंजन में कौन सा चौथे स्थान पे है? मुझे बताइए। क वर्ग पहले स्थान पे, च वर्ग दूसरा और ट वर्ग तीसरा, तो त वर्ग चौथे स्थान पे है। यानी त वर्ग पूरा का पूरा त थ द ध न, ये सब कौन सा है? बोलिए जल्दी। दंत वर्ण। अच्छा, दंत वर्ण के बाद ध्यान से देखिए, दांत से टकराने के बाद पांचवा जो नंबर आता है वो ओंठ का आता है। यानी अंदर से जो वायु निकली है अब ओंठ से टकराएगी तो जो वर्ण निकलेगा वह ओष्ठ वर्ण कहलाएगा। और इधर से पांचवा अगर ओंठ है तो बताइए उधर से पांचवा कौन सा स्थान आएगा? प वर्ग, यानी प फ ब भ म, ये सब के सब ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने कहा ये लास्ट के पांचों वर्ण क्या है? नासिक। जाते जाते नाक से भी टकरा गए और गिर गए, यानी ये नासिक के वर्ण भी हुए ये। अब चलिए और आगे जान लेते हैं। ध्यान से देखिए, संस्कृत में तो कुछ सूत्र हैं, वहां ध्यान से देखिए। जैसे अकह विसर्जनीय नाम कंठ, तो अ हुआ, क हुआ, ह हुआ, अ हुआ, ध्यान से देखिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ देखिए ह आपका क्या है? कंठ वर्ण। इसको याद कर लीजिए और ह को याद कर लीजिए। इधर शुरू में जब स्वर में चलेंगे तो अ आ सबसे शुरुआत में है, तो अ आपका क्या हो गया? कंठ वर्ण। फिर अगर या तो सूत्र याद करिए, इचु यसा नाम तालु, तो ध्यान से देखिए य और स, इसको याद कर। इतना वर्गीय व्यंजन तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। इसके बाद य और स और प्लस आ के बाद क्या आता है? ई, और ई ये स्वर का मैंने अलग से बना दिया है, ध्यान से देखिए। तो ई हो गया, और ये य और स को बस याद रख लीजिए, आपका तालव्य वर्ण हो गया। चलिए र और स, ये अगर आप देखें तो र है और स है। इसमें बताइए, इसमें मूर्धन्य वर्ण हो गया, और ये री आपका ई, ध्यान से देखिए, और री को याद कर लीजिए चूंकि र के साथ री। अब देखिए इसमें याद कर लीजिए आपका ल और स, यानी किसमें? दंत वर्ण में ल भी आएगा, स भी आएगा। लितु लसानाम दंत, ली, ये ली सुरों में गिना जाता है। ये हिंदी में नहीं है ली, देखिए ये संस्कृत का शब्द है लेकिन हमने लिख दिया है लितु लसानाम दंत। अब देखिए उ, ये उ क्या है? आपका ओष्ठ उच्चारण है, ठीक है, ओष्ठ वर्ण है। तो इतना आप अगर वर्गीय व्यंजन का कर लेंगे तो 4-5 और हैं, इनको आप याद करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो सूत्र याद कर लीजिए। अब इसके बाद के आप सोचते होंगे कि और भी तो वर्ण हैं, वहां याद करना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, एक और याद कर लीजिए, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वह आपका क्या है? वो दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है। किससे बनकर मिला है? दंतोष्ठ, यानी दंत और, ध्यान से देखिए, और ओष्ठ से मिलकर बना है, यानी दंत्योष्ठ इसको बोलते हैं। एक साथ बोलेंगे दंतोष्ठ वर्ण। चलिए, लेकिन इसके बाद हम बताते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से देखिए यहाँ पे जगह दिखाई दे, चलिए यहीं बता देते हैं। एक कौन सा वर्ण है? अच्छा, अय कौन सा वर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो जो ए होगा वही अय होगा, ये जान लीजिएगा। चलिए कैसे? ए का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो मुझे बताइए, अ धन क्या होगा? ई। याद करने की जरूरत नहीं, माइंड का प्रयोग करिए। ए का संधि विच्छेद होता है वो होता है अ धन ई, और अ जो है आपका ये बोला जाता है किससे? अभी हमने आपको बताया, ये कौन सा वर्ण है? कंठ वर्ण है। अच्छा, ई कौन सा वर्ण है? इचुयसा नाम तालु, तालव्य वर्ण है। तालव्य, यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी है ई, तालव्य वर्ण। तो बताइए, यानी अगर ये अ और ई मिलकर के जो बना है, ये अगर इसको पूछा जाए तो कंठ तालव्य हम कहेंगे कि नहीं? तो हम इसे कहेंगे कि ये जो वर्ण है ये कंठ तालव्य है, ए। अच्छा, अय क्यों है कंठ तालव्य? क्यों? क्योंकि अय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, आधन बड़ी कभी मत करिएगा, कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लेता है,
तो बड़ी जो गलती करते हैं वो गलत होते हैं। अ का होगा अधन ए, अधन ए, अधन ए होगा। ये आपने अभी देखा कि ये कंठ से बोला जाएगा, कंठ से। और ये मैंने बता चुका हूं कि ये कंठ तालव्य से बोला जाएगा। तो कंठ और तालव्य में कंठ मिलाएंगे तो कंठ तालव्य ही तो होगा। इसलिए अय भी आपका कंठ तालव्य से बोला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए ये हो गया आपका, आगे चलते हैं। अच्छा, ओ और औ का देखते हैं। ओ, अब यहीं पे औ लिख देते हैं। आप बताइए वो किससे किससे मिलकर बना है? यानी ओ बना है अधन, बताइए सभी लोग, छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ। अब अधन ऊ मिलकर बना है। और औ की अगर हम चर्चा करें तो अधन ओ से मिलकर बना है। यहाँ भी बड़ा ऊ मत करिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, फिर बता रहा हूँ, नहीं गलत हो जाएगा। अधन ओ होता है औ का छंद विच्छेद। अब अ बोला जाता है कंठ से, यानी कंठ वर्ण है, ये कंठ वर्ण है। और ऊ किससे बोला जाएगा मुझे बताइए? ये ओंठ से बोला जाएगा, ओष्ठ वर्ण है। यानी दूसरे शब्दों में अगर ओ को पूछा जाए तो हम किससे बताएंगे? ये कंठोष्ठ वर्ण है, यानी कंठ और ओष्ठ से मिलकर के बना है। और जो ओष्ठ है वही आपका अ है, जो ओ जिससे वो बोला जाता है उसी से ओ। क्यों? क्योंकि अधन वो है, अकंठ से ओ कंठ है और ओष्ठ से। कंठ ओष्ठ प्लस कंठ करेंगे तो वही आएगा, इसलिए कंठोष्ठ से ये भी बोला जाएगा। यानी ओ आपका कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा। क्या बताइए, कहीं आपको दिक्कत हुआ क्या? आप बता सकते हैं कौन कहाँ से बोला जाएगा। यहाँ भी दिक्कत नहीं हुआ। आप बताइए मुझे, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले ए ओ हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कोई छ, चलिए आप बताइए छ किससे बोला जाता है? कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन आप बता सकते हो। देखिए छ क्या होता है, हम कहेंगे क धन श, यही ना। अब बताइए क किससे बोला जाता है? कंठ से। अच्छा, ये स किससे बोला जाता है? सभी लोग बताएं, स किससे बोला जाता है? ये इसमें देख के बताएं कहाँ पे है ये श यानी किससे बोला जाता है? मूर्धा से, यानी ये मूर्धन्य वर्ण है। ध्यान से देखिए कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण। अब बताइए आप छ को किससे कहेंगे? कंठ और मूर्धा से बोला जाएगा। आप ये कह सकते हैं, ऐसे ही आप बना लीजिए। ध्यान से देखिए कंठ मूर्धा से। चलिए हमसे कोई पूछ लिया त्र किससे बोला जाएगा? आप देखिए जो आपके ऐसे व्यंजन हैं, ध्यान से देखिए, जो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं उनको संधि विच्छेद करिए। त धन र, मैं संधि विच्छेद बता चुका हूँ कि कैसे आप करेंगे, लेकिन संधि विच्छेद का चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब वर्ण पढ़ा रहा था तो छ त्र ज्ञ स इनको बता दिया है, उनका संधि विच्छेद क्या होगा। त किससे बोला जाता है? अच्छा कौन सा वर्ण है आप बताइए मुझे, इसमें देख के बताइए, न याद हो तो दंत्य वर्ण है। यहाँ पे देखिए दंत्य वर्ण। अच्छा र किससे बोला जाता है? यहाँ पे देख के बताइए मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन। अगर आपको ये सब याद है ऊपर वाला तो आप निश्चित रूप से तभी बता देंगे कि दंत्य और मूर्धा से बोला जाता है। हमें लगता है कि हमने आज जो आपको चैप्टर पढ़ाया अभी, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भेद, यह आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।